हर्षल राजवर्धन सिंह कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा था, लेकिन विराज के बॉडीगार्ड्स उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छोड़ दो इसे, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, और हाँ, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। ये बोलते हुए विराज ने अपने बॉडीगार्ड्स को हाथ हिलाते हुए वहां से जाने का संकेत दिया। चूंकि कमरे में लाइट काफी डिम थी और लड़कियों ने अपने कपड़े उतारे हुए थे, इस माहौल में विराज को रहने की आदत नहीं थी। विराज ने उन सभी लड़कियों को कमरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। विराज के कहने पर कमरे में डिम लाइट भी चली गई और कमरा रोशनी से भर गया था। हालांकि हर्षल राजवर्धन सिंह अभी भी शॉक्ड में था, लेकिन वो अभी भी विराज के लिए खतरा पैदा कर सकता था। इसलिए टैटू भाई तो कमरे से बाहर चले गए थे, लेकिन विराज के 4 बॉडीगार्ड्स अभी भी उसके पीछे एक कवच की तरह नजर आ रहे थे। भले ही विराज ने सभी को जाने का हुक्म दे दिया था, लेकिन उन 4 बॉडीगार्ड्स को शक था कि हर्षल राजवर्धन सिंह अपनी कोई नई चाल चल के विराज के लिए अभी भी मुश्किल खड़ी कर सकता था। इसलिए वो 4 उस कमरे से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उन लड़कियों का कमरे से बाहर जाना हुआ और टैटू भाई का कमरे की तरफ आना हुआ। ये सिर्फ एक संयोग था। टैटू भाई को लगा कि हर्षल राजवर्धन सिंह का काम पूरा हो गया है, इसीलिए अब वो उन लड़कियों को कमरे के बाहर टच कर रहा था। तभी एक लड़की ने टैटू भाई के सामने कमरे में हुए इंसिडेंट को सामने रख दिया और बोली, टैटू भाई, हर्षल साहब की जान को खतरा है। बस फिर क्या था, टैटू भाई के लिए रिएक्शन का समय बहुत कम था। तुरंत ही टैटू भाई ने अपने आदमियों को ऊपर बुलाया और कमरा नंबर 222 की तरफ भागते हुए आगे बढ़ा। मुंबई शहर के चौथे पार्ट का सारा हिस्सा राजवर्धन सिंह के नाम आता था। इस साल का प्रॉफिट भी इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर खाया था। इस पार्ट में उनकी इज्जत के क्या ही कहने थे। हालांकि राजवर्धन सिंह का अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में उनका नाम पहले नंबर पे आता था और उसी से इन लोगों ने इतना पैसा कमाया था। पहले उनके खानदान में ये धंधा उनकी दादी चलाती थी, लेकिन दादी के जाने के बाद से ये जिम्मा हर्षल राजवर्धन सिंह ने उठाया था। पहले लड़कियों को उनकी मर्जी से भेजा जाता था, लेकिन जब से हर्षल राजवर्धन सिंह ने इस धंधे को संभाला, किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। बूम की आवाज के साथ टैटू भाई ने कमरा नंबर 222 का दरवाजा खोला, लेकिन जैसा उस लड़की ने बताया था वैसा तो कुछ भी नहीं दिखा। माहौल एकदम शांत ही दिख रहा था और हर्षल राजवर्धन सिंह की जान को कोई खतरा भी नजर नहीं आ रहा था। खतरा नजर भी कैसे आता, वो 4 बॉडीगार्ड्स जो विराज के थे वो अचानक से हर्षल राजवर्धन सिंह के पीछे जाकर खड़े हो गए थे। जब टैटू भाई ने दरवाजा खोला तो उन्हें लगा कि वो चारों हर्षल राजवर्धन सिंह के बॉडीगार्ड्स हैं। बस उसके बाद से टैटू भाई का नजरिया ही पूरा बदल गया था। क्या भाई, मैं तो एकदम डर ही गया था। वो लड़की बोली कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन अपन को लग रहा है सब कुछ ठीक है। अपन नीचे जा रहे हैं, कुछ भी काम हो तो कॉल कर देना। ये बोलने के बाद जैसे ही टैटू भाई ने दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, वैसे ही पीछे से उन्हें पकड़कर जोरदार जमीन पर पटक दिया गया। एक बार फिर से एक लात में टैटू भाई सोफे के दूसरी तरफ जा गिरे थे। हर्षल राजवर्धन सिंह, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे कमरे में बिना नॉक करे घुस गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करो। ये मत भूलो कि ये मेरा तुर्क का इक्का है। तुम मुझे पैसे दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ। जब विराज के बॉडीगार्ड्स ने टैटू भाई की अक्ल ठिकाने लगाई तो उन्हें लगा कि हर्षल राजवर्धन सिंह ने उस पर हमला किया है, और गुस्से में टैटू भाई के मुंह से हर्षल राजवर्धन सिंह के लिए चेतावनी भरे शब्द निकल गए थे। अच्छा, ये तुम्हारा तुर्क का इक्का है, ऐसे काम करते हो तुम? तो फिर ये गुंडे भी तुम्हारे ही सबऑर्डिनेट्स होंगे, क्या बोलते हो? जैसे ही टैटू भाई ने चिल्लाते हुए हर्षल राजवर्धन सिंह पर हमला किया, वैसे ही उसके कानों में एक आवाज गूंजी। उस आवाज की डायरेक्शन को पकड़ते हुए जैसे ही टैटू भाई ने अपनी गर्दन घुमाई, उसने देखा कि विराज जिंदल आराम से सोफे पर बैठा था और उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। ये तुम क्या बोल रहे हो हर्षल भाई, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तुरंत ही टैटू भाई ने बातूनी लड़ाई लड़ना शुरू की, लेकिन विराज के चेहरे पर अभी भी शांति का माहौल था। हर्षल राजवर्धन सिंह के खेल को टैटू भाई के सबऑर्डिनेट्स ने ही बिगाड़ा था। जिस थाली में उसने इतने सालों से खाना खाया, उसी थाली में उस सबऑर्डिनेट ने छेद कर दिया था, और इस सब का जिम्मेदार टैटू भाई ही तो था। अगर उसने अपने काम पर पैनी नजर रखी होती तो उनके ग्रुप में कोई भी ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करता। हर्षल राजवर्धन सिंह का काला चिट्ठा अब खुल चुका था, और ये बात हर्षल राजवर्धन सिंह को भी पता चल गई थी। विराज भी टैटू भाई जैसे आदमी को मारना चाहता था, लेकिन उसे क्या पड़ी थी, विराज को बस अपने काम से ही मतलब था। हर्षल राजवर्धन सिंह,
मैं फिर से तुझे बोल रहा हूं, जानवी का पीछा करना छोड़ दे, वो उस टाइप की नहीं है। और अगर अब तू उसके आसपास भी दिखा तो फिर तुझे ढूंढ कर मारूंगा। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर टैटू भाई को पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो गया था। रही बात हर्षल राजवर्धन सिंह की, तो विराज के लिए उसके दिल में नफरत पल रही थी। विराज को इस तरह ओपन धमकी देकर जाते हुए वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसके पास देखने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। हर कोई जानता था कि जिंदल परिवार के 2 उत्तराधिकारी थे, लेकिन सभी की नजरों के सामने केवल एक ही आया था। दूसरे मिस्टीरियस उत्तराधिकारी के बारे में हर कोई नहीं जानता था, या फिर शायद हर कोई उसके बारे में जानने के लिए योग्य नहीं था। अगर एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझे तो राजवर्धन सिंह नहीं जानते थे कि विराज जिंदल कौन है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स विराज ने उन्हें दिए थे वो उन्हें 1 सेकंड में कंगाल करने के लिए काफी थे। छुपे हुए उत्तराधिकारी से पंगे लेना क्या होता है, वो राजवर्धन सिंह को विराज के जाने के बाद समझ में आ गया होगा। विराज की धमाकेदार शुरुआत से हर्षल राजवर्धन सिंह का पूरा दिन खराब हो गया था। वो अब क्लब में और नहीं रहना चाहता था और जल्दी ही घर चला गया था। अब चूंकि राजवर्धन सिंह के सामने अपने बेटे का काला चिट्ठा आ गया था, इसीलिए इंक्वायरी करने से वो पीछे कैसे हट सकते थे। हालांकि हर्षल अपने पिता को इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब उसके पिता ने उसे विराज जिंदल की असलियत बताई तो तुरंत ही हर्षल ने मुंह खोलते हुए जानवी के पीछे पड़ने वाली बात कबूल ली थी। राजवर्धन सिंह का नाम इतना खराब नहीं था जितना हर्षल राजवर्धन सिंह का था। उसकी दादी ने वसीयत में उसे लड़कियों की तस्करी का काम सौंपा था और वो उसे इल्लीगल तरीके से चला रहा था। एक ही घर में रहने वाले बाप को क्या अपने बेटे की करतूत के बारे में पता नहीं होगा? जरूर पता था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक दिन आएगा जहां अपने बेटे को उन्हें किसी बात के लिए रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। द ओल्डर द वाइसर। राजवर्धन सिंह ने हर हालात को सोचते हुए अपने बेटे को जानवी का पीछा करने के लिए मना कर दिया था। आखिरकार हर्षल राजवर्धन सिंह का इकलौता बेटा था। अपने बेटे को वो जेल में जाते हुए कैसे देख सकते थे? राजवर्धन सिंह ने विराज से विशेष आग्रह किया कि वो उनके बेटे को माफ कर दे। राजवर्धन सिंह ने विराज को यह भी वादा किया कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा हमेशा के लिए बंद कर देगा। विराज इतना भी हार्टलेस नहीं था। विराज का मकसद पूरा हो गया था। विराज को हर्षल राजवर्धन सिंह की पर्सनल अय्याशी से कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि विराज ने इस मामले में पुलिस को शामिल तो नहीं किया, लेकिन इमरजेंसी के लिए राजवर्धन सिंह और उनके बेटे के सारे काले चिट्ठे को हैदर के पास रखवाया। ना जाने कब जरूरत पड़ जाए और वापस से हर्षल को सबक सिखाना पड़े, तो ये उसके बहुत काम के थे। लेकिन राजवर्धन सिंह समझदार था और जो उसने बोला वो उसने कर दिया। अब हर्षल राजवर्धन सिंह ने जानवी का पीछा छोड़ दिया था। सब कुछ विराज के प्लान के मुताबिक हुआ और देखते ही देखते आधा महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। विराज, प्रखर और जानवी लंच ब्रेक के दौरान बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में सुनहरी धूप के मजे ले रहे थे। तभी प्रखर ने जानवी के बिजनेस के बारे में विराज को बताना चाहा। विराज, वो दूसरे वाले प्लॉट पर जो फैक्ट्री खोलनी है उसके डॉक्यूमेंट्स का काम भी पूरा हो गया है, हमने सबमिट कर दिए हैं। क्यों नहीं तो एक बार जाकर कंपनी वालों से मिल ले और सारा काम देख ले। सही मायनों में विराज जानवी और प्रखर के कॉर्पोरेशन में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहता था। अब जानवी और प्रखर के परिवार के बीच अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि प्रखर अपने होटल का काम जानवी को दे दिया था। विराज का काम सिर्फ 2 प्लॉट अरेंज करना था, वो उसने पहले ही कर दिया था, इसलिए प्रखर की इस बात में विराज ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जानवी और प्रखर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसके बारे में विराज को कोई खबर नहीं थी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन का काम लगभग खत्म होने आया था। अब जानवी को जरूरत थी कि कोई उन दोनों प्रोजेक्ट्स को संभाले और उसकी नजर में विराज से अच्छा कोई नहीं था। लेकिन विराज ने अपना क्लियर स्टेटमेंट देते हुए ये सब करने से मना कर दिया था। समय दिन पर दिन बीतता गया और इस मैटर को अब ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। चूंकि समय कम था तो ये जानवी के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें वो विराज का नाम लेना चाहती थी। अगर विराज मानता है तो ठीक है, अगर नहीं भी मानता है तो जानवी और प्रखर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। हे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम लीगल पर्सन हो तो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हो? ओह, अब समझा, तुम दोनों को डर है कि बिजनेस में नुकसान ना हो जाए। बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में विराज को पढ़ते हुए करीब 1 महीना होने आया था और उसने बिजनेस की काफी चीजों को समझ लिया था।
उन तीनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, इसलिए ऐसे जोक मारने में विराज को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। इन बातों से उनके रिश्ते में खटास कभी नहीं आ सकती थी। पागल हो गया है क्या? शोभराज अंकल हमें बैकअप दे रहे हैं, उनके होते हुए हमारे बिजनेस में नुकसान कैसे हो सकता है? चल अब जल्दी चल। चूंकि दोपहर में आज कोई क्लासेस नहीं थी, इसलिए जानवी और प्रखर ने विराज का हाथ पकड़ा और उसे कॉलेज की पार्किंग लॉट की तरफ ले जाने लगे थे। विराज को जबरदस्ती कार में बैठाया और कार को फुल स्पीड में बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस की मेन बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया था। कार जानवी चला रही थी, इसीलिए विराज को उसकी रैश ड्राइविंग से और भी ज्यादा डर लग रहा था। जानवी और प्रखर विराज को कहां लेकर जा रहे थे? क्या जानवी विराज के ऊपर पूरे बिजनेस को संभालने का भार डालने वाली थी, या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इन तीनों का रिश्ता पूरी तरह से टूटने वाला था? आखिर इस कहानी में और क्या क्या देखना बाकी रह गया था? क्या विराज के सारे दुश्मन मिलकर विराज के लिए चीजों को मुश्किल बनाएंगे, या फिर बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस की पढ़ाई करके विराज जानवी का सारा बिजनेस संभालने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।